नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे विश्व अध्यापक दिवस के मौके पर। इस बार विश्व अध्यापक दिवस की थीम है लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। तो जो समूचे विश्व में जो एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये दिवस तैयार किया गया, किस तरह से शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अहम भूमिका है, जो भी शिक्षा को लेकर चुनौतियां हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो गरीब वंचित तबका है, स्कूलों में जो पठन पाठन का काम है, एक शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाना, जिसके लिए हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति भी आई है। तो इन सब में शिक्षकों की अहम भूमिका है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षक इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की तरह हैं। तो क्या जिम्मेदारी है शिक्षकों की, और विश्व अध्यापक दिवस पर हमारे शिक्षक जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विद्या सिंह। आपका शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहा है। आपने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा आपका अनुभव है और नए युवा छात्र छात्राओं के साथ आपने उनकी पढ़ाई के साथ ही जो और भी उनकी मुश्किलें उसको डील किया है। हमारे साथ हैं सुंदर श्याम कुकरेती जी। तो आपने भी एक लंबा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में रहा है और क्वालिटी एजुकेशन में क्या कुछ अभी हमें बदलावों की ज़रूरत है, नई शिक्षा नीति को लेकर किस तरह से लागू करना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शैलबाला चमोली जी हैं। आपका भी एक ग्रामीण तबके में जो स्कूल है, जो वहाँ पर शिक्षा को लेकर किस तरह की दुश्वारियाँ हैं और किस तरह की इम्प्रूवमेंट की दरकार है, तो उस पर बात करेंगे। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले आप सभी को विश्व अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको बहुत धन्यवाद जी। तो विद्या जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो ये 1994 में यूनेस्को ने इस दिन की शुरुआत की थी। हमारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत का होता है और आज विश्व शिक्षक दिवस है। तो जो ये तय किया गया कि किस तरह शिक्षक के जो अधिकार हैं और शिक्षक की जो जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, साथ ही उनके प्रति आभार जताने का भी एक दिन है। तो जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है उसमें आप किस तरह की चुनौतियां देखती हैं इस समय? बहुत धन्यवाद वर्षा सिंह। ये हमारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ही ये जो नई शिक्षा नीति है ये आई है। हमारे निशंक जी शिक्षा मंत्री जो अब कहलाएंगे, उनके अथक प्रयास से, और इसके पीछे इतने अभिभावकों की राय ली गई है, शिक्षकों की राय ली गई है, यानी इतने विशेषज्ञों की राय ली गई है कि मुझे लगता है कि ये एक पूर्ण पद्धति होके निकलेगी। अब ये है कि ये लागू कब होती है। रही बात शिक्षकों की, तो देखिए, मैं नहीं समझती कि सिर्फ गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए शिक्षक उत्तरदायी है। अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय अथवा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो भी है, और शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण घटक है। मैं इससे अस्वीकार नहीं करती, किंतु शिक्षक ही एकमात्र घटक है। नहीं, एकमात्र नहीं, लेकिन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसकी रीढ़ तो हम जरूर कहेंगे कि वो शिक्षक है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं शिक्षक के लिए भी, शिक्षक को एक तो आजीवन मैं विद्यार्थी समझती हूँ कि उसे जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहना चाहिए। जिस तरह से आप दर्पण का प्रयोग नहीं करती हैं, उसे झाड़ती पोंछती नहीं है, तो उस पर धूल के कण आ जाते हैं। उसी तरह से शिक्षक को भी अपने आप को अधुनातन बनाए रखना चाहिए। जी, समय के साथ बदलाव लाने की बिल्कुल बदलाव लाने की जरूरत है। और उसे भी अपने विषय में देखना चाहिए कि ये नहीं कि जो हमने नोट्स बनाए अपने विद्यार्थी काल में वही हमारे चले आ रहे हैं अवकाश प्राप्ति तक। जी बिल्कुल, ये भी एक कुछ जगहों पर समस्या रही होगी। हाँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह से या छोटे स्कूल के बोर्ड में बहुत जल्दी पुस्तकें बदलती हैं, हायर एजुकेशन में इतने जल्दी पुस्तकें नहीं बदलती हैं। लेकिन अब हम बदलाव के दौर में आ गए हैं। और मैं सुंदर श्याम जी से ये जानना चाहूंगी कि ये जो अभी भी हम एक तरह से ट्रांजिशन मोड में है, बदलाव जो है कि पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अब ऑनलाइन शिक्षा में भी हम जा रहे हैं। इसके साथ ही जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत सारा धीरे धीरे लागू किया जाएगा, जैसा कि कहा गया है, एक साथ ही आप नहीं बदल सकते हैं। तो एक बदलाव का दौर होगा शिक्षकों के लिए भी, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए। हाँ, धन्यवाद वर्षा जी।
ये बदलाव तो है, और इस बदलाव का जो मैं कहूँगा कि शुरुआत कोविड आने से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी बन चुकी थी तब तक, कोविड अब आ गया। तो कोविड एक तरह से एक बाधक आया है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जी। और इस कोविड ने केवल छात्रों को ही नहीं, अध्यापकों को ही नहीं, पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर दिया है, और अब इसमें बदलाव आना जरूरी है। और हम देख भी रहे हैं कि हम ऑनलाइन पे मोड पे आ गए हैं हम लोग, लेकिन वो ऑनलाइन मोड कितना इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसके लिए परिवार में इतने उनकी आर्थिक संपन्नता इतनी है या नहीं है कि सबके पास लैपटॉप हो तो बहुत अच्छा है, वो ना हो तो फ़ोन हो। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी ऑब्स्टेकल्स तो हैं ही हमारे पास। मतलब हम चालू कर चुके हैं इस पूरे उसको प्रक्रिया को अपना चुके हैं, लेकिन अब जो है शिक्षक का क्या रोल होगा। शिक्षक का रोल बहुत कठिन होने जा रहा है जी। क्योंकि मैं ऐसे जानता हूँ, जो मेरा अनुभव है, कि शिक्षक एक क्लास में रह कर के केवल चौक प्लस चैलेंज से काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल। उसको अब चैलेंज ज़्यादा है, चौक तो दूर हो गया है, तो हम लोग ऑनलाइन पे आ गए हैं। तो अब चैलेंजेस चूंकि नए हैं, शायद अध्यापक भी इतने ट्रेंड नहीं है उस बारे में, तो उनको भी कुछ सीखना पड़ेगा, और उसको सीखने के लिए अध्यापकों को इन्वॉल्वमेंट होना, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट से ही इंस्पिरेशन मिलता है स्टूडेंट को। छात्र अपनी इमेजिनेशन से, अपनी होप से टीचर्स को देखता है कि ये मुझे कुछ देंगे, और टीचर्स को करता है। तो मैं अपने अनुभव की बात करूं तो हम लोग तो 84 से हम कंप्यूटर पे काम करने लगे थे। खैर वो एक तो अलग बात थी कि हमने काम किया, उससे बच्चों में एक बच्चे अब आ रहे अपने आप ही नए तकनीक वो अपने आप सीख गए, शिक्षा का वो अपने आप सीख गए, उन्होंने सीखा, तो उनके लिए आज मुसीबत नहीं है। लेकिन ये तो है उस सोसाइटी की बात जिनके पास सब कुछ है। तो हमारे देश में तो सोसाइटी में भी अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो टीचर का जो रोल है अब एज एंटरटेनर होना चाहिए जी। कैसे वो करेगा, एक एग्जांपल मैं हिंदी का थोड़ा सा आपसे भी मैं चाहूँगा, आज्ञा, परमिशन चाहूँगा आप मुझे कहने को आज्ञा दें, कि पहले एक अलंकार होता था, शायद यमन अलंकार था वो, कि सारी बीच नारी है, कि हाँ यमक अलंकार, बहुब्री है वो। क्या था, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं तो मुझे नहीं मालूम है। तो यमक था वो, या यमन अलंकार, व्हाट वाज इट? यमक। किंतु यमक का उदाहरण दूसरा है। तो ये जिसका भी होगा, मैं नहीं, खैर वो अलग बात। तो ये जो मैं दे रहा हूँ कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, हाँ संदेह है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है, उस बच्चे को नहीं मालूम होगा, वो याद भी नहीं करेगा इसको। लेकिन अगर आप उसको, मैं बता रहा हूँ टीचर को एंटरटेनर होना चाहिए, अगर आप उसको ये कहें कि तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, और म्यूजिक साथ में, तो वो जल्दी याद कर लेता है, उसको ये याद हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अध्यापकों को अपनी प्रवृत्ति, पढ़ाने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया है, क्योंकि बच्चे आजकल मूवीज का बहुत ज्यादा उनको शौक होता है, नए जमाने के बच्चे हैं, और नए तरह से आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। साइंस में अगर मैं बात करूं तो साइंस में हम पहाड़ों पे, स्पेशली पहाड़ों पे बच्चे चढ़ते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के ग्लेशियर्स में जाता था जी, पर्वतारोहण के लिए, राफ्टिंग के लिए यहाँ लेके आता था मैं गंगा में, समुद्र में सी सेलिंग के लिए ले जाता था। मतलब ये बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट की बात थी, और वहाँ पर हम उनको आउट ऑफ द सिलेबस कुछ चीज़ें पढ़ा दिया करते थे, क्योंकि उनकी क्वेरीज हम पूरी करते थे, तो उनका लर्निंग का जो एक प्रोसेस था बहुत रैपिड हुआ करता था, तो वो सीखते थे। तो इस तरह से टीचर को अब इस तरह की कोई अपनी इनोवेटिव आइडिया से इस तरह की कोई क्रियाएं आप उनको लगानी पड़ेंगी, ताकि स्टूडेंट के समझ में आ जाए। मैं यही बात शैलवाला जी से भी पूछना चाहूँगी कि जो अभी सर कह रहे हैं कि बच्चा पाठ्यक्रम, कॉपी, किताबें वो तो पढ़ता ही है, जो उसका सिलेबस है उसके साथ तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ ही वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो एक शिक्षक को अपने मार्गदर्शक के रूप में, एक कोच के रूप में, कहीं कहीं पर हम कहीं एक दोस्त के रूप में भी देखता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये बनी रहनी चाहिए
चाहे हम ऑनलाइन मोड में हों या जिस भी तरह से हम शिक्षा दे रहे हैं, पठन पाठन की प्रक्रिया है, तो उसमें ये जो साथ है वो जो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल ये ज़रूरी है और इसमें बच्चा जल्दी भी सीखता है। जैसे संगीत का प्रोग्राम है, आज से करीब 10 साल पहले जो विश्व बैंक की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें सारे वाद्य यंत्र स्कूलों में आ गए थे। पहले जो प्रेयर होती थी बच्चा उतने अच्छे ढंग से नहीं बोल पाता था, लेकिन जैसे हारमोनियम बजती है, ढोलक बजता है, तो बच्चा उसमें रुचि ज़्यादा लेता है और उसको वो जो प्रेयर है वो उसको जल्दी याद भी हो जाती है। उसमें सरलता होती है, सुगमता होती है और एक रोचक क्लास बनती है, रोचक बनती है। फिर जैसे क्लास में बच्चा जाता है तो उसके सारे जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं वो उनके पास होती हैं, उनके सामने कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर भी आज से करीब 10-15 साल पहले विद्यालयों में आ गए थे, तब टीचर इतने ट्रेन नहीं थे, लेकिन उनको 10-10 दिन की ट्रेनिंग बीच में दे दी गई है, तो उनको भी उसका व्यवहारिक ज्ञान हो गया था। व्यवहारिक ज्ञान होने के साथ जैसे मैथ्स का है, तो जो बच्चा हम ब्लैक बोर्ड में उनको पढ़ाते हैं वो उतनी जल्दी उसको नहीं समझ पाता है, और कंप्यूटर अगर एक बच्चे के हाथ में दे दिया है और सारी क्लास बैठी हुई है, उसको टीचर उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और रुचि लेते हैं कि अब दूसरा बच्चा बोलता है कि अब मैम अब हम उठेंगे, अब हम चलाएंगे, अब हमें ये आता है, तो उसको बच्चा जल्दी समझ जाता है। लेकिन आज की जो टीचर के सामने जो चुनौती आई है कोविड वाली, ये बड़ी समस्या को घेरे हुई है। इसलिए घेरे हुई है कि मैं तो पहाड़ी इलाके से आई हूँ, बहुत गरीब तबके के बच्चे भी हैं, संपन्न बच्चे भी हैं। कहीं पर यहाँ पर टीचर के लिए इतनी चुनौती है कि पेरेंट्स टीचर के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तो इसमें शामिल ही नहीं हो पा रहा है। तो अध्यापक को उसको किस तरह से ट्रीट करना है ये अध्यापक की काबिलियत पर निर्भर करता है। तो वो सलाह देती है, अध्यापक सलाह देता है पेरेंट्स को कि आपके, क्योंकि बच्चों से तो वो इंट्रोड्यूस है ही, वो कहते हैं कि वो जो लड़की है उसके पास ऐसा स्मार्टफोन है या उनके घर में कंप्यूटर है, आप 4 बच्चे जा कर के वहाँ पर चले जाओ। फिर उस बच्चे के अभिभावक से भी मिलना होता है कि आपके पास ये बच्चे आएंगे तो आप इनको वो मत करना, हतोत्साहित मत करना, इनको प्रोत्साहित करना, अपने पास बिठाना, और जैसे आप अपने बच्चों को दिखाएंगे वैसे इनको भी, तो मतलब ये किस तरह से हम एक चुनौती वाला और ये जरूर ये तो लाना ही लाना, क्योंकि शिकायत आखिर फिर बच्चे की शिकायत जो है, अभिभावक की शिकायत अध्यापक के ही पास जाएगी। अगर कहीं पर बच्चा पिछड़ जाता है तो वो उसका सारा श्रेय जाता है अध्यापक को, क्योंकि अध्यापक की भूमिका एक ऐसी है, वो हमेशा आपने बताया है कि वो विद्यार्थी है हमेशा, क्यों उसका आदि अंत जो हुआ वो शिक्षा से हुआ, शुरू भी शिक्षा से हुआ और अंत भी शिक्षा से होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखाता है और सीखता भी है। बच्चे से भी हम सीखते हैं, कहीं कहीं पर हमें जब ये स्मार्टफोन वो करने नहीं आता तो हम बच्चे से सीखते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे, आप कह रहे हैं कि जो ये छोटे बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, वो टीचर हैं वहाँ पर धुन बजा रही हैं और वो व्यायाम कर रहे हैं, घर में बैठ करके व्यायाम कर रहे हैं, तो एक रोचक क्लास बनती है। पर इसमें एक बाधा ये भी आती है कि उनका प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल छूट गया है। चाहे गांव के बच्चे हैं चाहे शहर के बच्चे हैं, लेकिन गांव के बच्चों के साथ जरा ये समस्या ज़्यादा है, ना तो उनके पास आने जाने की ऐसी सुविधा है, न उनके पास ये सारे संसाधन है, न वो पैसों से ही इतने संपन्न हैं कि उनके माँ बाप, जो हमारी शिक्षा है उसकी पहुँच जो समाज का हाशिए पर बैठा तबका है वहां तक, और जो दूर दराज के जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां तक हमको क्वालिटी एजुकेशन लेकर जाना है। और विद्या जी, जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत सारे बदलाव हमारी शिक्षा व्यवस्था में तो लाने जा रही है। तो जैसे कि अभी बताया, आप दोनों के भी अनुभव रहे हैं कि बच्चा जो हमारी नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि हम आर्ट्स के जरिए, स्पोर्ट्स के जरिए, स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चों को पढ़ाएंगे। ये स्कूल लेवल पे भी है और ये कॉलेज में भी, एक्सपेरिमेंट्स पर ज्यादा जोर होगा। तो मतलब अभी तो टीचर्स को भी सीखना पड़ेगा, एक लर्निंग प्रोसेस में आना पड़ेगा, वो जो बदलाव हैं उसको लाने के लिए। बिल्कुल आना पड़ेगा जी। अब शिक्षक ये मान के नहीं चलेगा कि मुझे सब कुछ आता है। जैसे जैसे नई नई चुनौतियां उसके सामने आएंगी, टीचर को, शिक्षक को उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति में मैं समझती हूँ कि बच्चे बहुत आकृष्ट होंगे।
उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई स्ट्रीम टाइप की चीज़ नहीं है जी। कि ये साइंस है और ये आर्ट्स है और ये कॉमर्स है। साइंस का बच्चा भी अगर संगीत में रुचि रखता है तो एक सब्जेक्ट अपना वो संगीत ले सकता है, और इसी तरह से आर्ट्स का बच्चा भी अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है तो एक सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री के रूप में ले सकेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे विदेशों में जो शिक्षा पद्धति चल रही है और जिसके कारण उनके विश्वविद्यालय, उनके स्कूल्स उसमें आ जाते हैं, वो रैंकिंग में और रैंकिंग में हमारे यहाँ पिछड़ जाते हैं। तो मुझे नई शिक्षा नीति से बहुत उम्मीदें हैं कि उससे बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन हाँ, यह है कि शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। अभी तक भी जो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझते हैं वो नहीं समझते हैं, किंतु आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से हर शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और एक और चीज़ें जो सर जो देखी जाती हैं वो ये कि बच्चे असेसमेंट करते हैं अपने शिक्षकों का। कई जगहों पर ये भी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि बच्चे असेसमेंट करते हैं टीचर्स का, टीचर असेस करते थे बच्चे का, टीचर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। तो ये एक जो दूसरी तरफ से ये प्रक्रिया, इसको किस तरह से देखते हैं आप कि क्या ये शिक्षा को मतलब बेहतर बनाने का या शिक्षक को भी एक अलर्ट करने की कोशिश की तरह है ये? मैडम, दरअसल शिक्षा तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि जिसमें ये सब छोटी मोटी बातें हैं जी। और इनमें सामंजस्य बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर मैं शिक्षक हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो पढ़ रहा है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मुझे भी असेस करना ही होगा, और वो करता भी है। हमारे यहाँ पर तो इस तरह का असेसमेंट होता है कि हस्बैंड वाइफ बेस्ट कपल कौन सा है पूरे कैंपस में, मतलब एक अटैचमेंट वाली बात थी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षक को हर चीज़ को इस तरह से बच्चे को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो उसके स्पोर्ट्स हों, क्योंकि स्पोर्ट्स में बच्चा बहुत इंटरेस्टेड रहता है, बिल्कुल, है ना। तो स्पोर्ट्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं फुटबॉल कोचिंग भी करता था कॉलेज में पढ़ाने के अलावा, तो मैं तो उनको ये कहता था कि भाई हम कहते हैं तुम बॉल को हवा में नहीं मारोगे, कम मारोगे, क्लियरेंस में ही मारोगे, बाकी नहीं मारोगे हवा में। कारण बताओ। तो उसका बहुत साइंटिफिक कारण होता था। तो जो आर्ट्स के भी थे वो भी समझ जाते थे, उनको हम समझा देते थे कि भाई हवा में जाने पर बॉल पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वो किसी के भी पास भी जा सकते हैं, तो तुम प्रॉपर पास गेम नहीं खेल पाओगे। तो ये साइंस बताने पढ़ाने का भी एक तरीका हुआ कि उनको बताने का तरीका। तो आउट ऑफ द क्लासरूम वाली जो सिचुएशन थी वो हमको क्लासरूम में लानी पड़ेगी। अब थोड़ा बहुत उसका एक इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसी तरह से क्रिकेट से अगर हम उनको कहें कि उनको एब्रीविएशन नहीं आते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं एब्रीविएशन, कोई बात नहीं यार, क्रिकेट खेलते हैं, LBW बताओ, सब जानते हैं। तो जब LBW तुम जानते हो तो ये एब्रीविएशन इसी तरह ये तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएंगी, है ना। तो टीचर्स को हर चीज़, संगीत में किसी एक्सपोनेंट का नाम मतलब बताएं उनको, ताकि क्या पता कौन बच्चा मतलब संगीत में तरीके से आप विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं, क्रिकेट के जरिए भी विज्ञान के सब कुछ, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब पढ़ाया जा सकता है, हिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है क्रिकेट के। मैं तो बल्कि ये को कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इस पे कि किस तरह से बच्चों को इंग्लिश उनकी इम्प्रूव की जाए। तो उसमें मैं क्रिकेट पे ही फोकस कर रहा हूँ। लेकिन वो ठीक है, वो अपनी अवसर हैं, अवसर मिलेगा तो फिर मैं करूँगा, हालांकि मैं कर लेता हूँ काम। और मैं शैलबाला जी से भी इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी कि ये जो असेसमेंट वाली बात मैंने पूछी कि आपको लगता है कि ये ठीक तरीका है? इससे बहुत सारे टीचर्स बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पर बच्चे क्या ये असेसमेंट करने योग्य होते हैं? बिल्कुल, खुशी होती है उसमें। अच्छा। बच्चा हमारा समालोचक भी है, वो हमारे याद कर सकता है, क्योंकि हमें तब ये होता है इसका मतलब ये ध्यान दे रहा है, ये पढ़ रहा है, इसने हमारी गलती निकाली, हमें उसको सुधार करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और बच्चे का स्वागत करना चाहिए। मैं तो इसे बुरा नहीं मानूंगी, बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्चा जो होता है वो पहले भी कहा गया आदि से अंत तक बच्चा सबसे बड़ा समालोचक होता है शिक्षक का। जी। आपने देखा होगा, जब आपने ये देखा, जो ये सीरियल देखते हैं हम, महर्षि वाल्मीकि जब लव कुश को पढ़ाते हैं, लव कुश को ये आश्रम में पढ़ाते हैं, तो वो बोलते हैं, वो गलत बाण चलाते हैं तो ताकि ये बच्चा हमारी समालोचना करे, ताकि लव कुश को ये पता चले कि ये बाण आपका गलत चला है। जी।
खुशी होती है महर्षि वाल्मीकि को। उस दिन वो अपनी विद्या का सार्थक मानते हैं जिस दिन वो उनकी गलतियों को निकालते हैं। मेरा समझना तो ये है। जहाँ तक क्लासरूम की बात है तो कक्षा जो कक्ष होता है वो भयावह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा वहाँ आकर के डरे नहीं, बल्कि क्या वो खुशी खुशी से आए और बच्चा अध्यापक को ऐसा समझे जैसे मेरा साथी है जी। हाँ, वो प्रश्नोत्तर करे, बच्चा अध्यापक प्रश्न पूछे, बच्चा उत्तर, और बच्चा प्रश्न पूछे, अध्यापक उसका। लेकिन बहुत सारी जगहों पे बच्चे बहुत डरते हैं अपने टीचर्स को देख तो यही झेप तो हटानी है हमको। यही तो कक्षा का जो वातावरण हो वो भयावह न हो, वो डरावना न हो। उसका कारण जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि टीचर एक तरह से मोनोटोनस काम करने लगा था कुछ साल पहले। मैं कहूँगा कि 90 में ये नॉलेज की बात थी, 2010 तक ये बात हुई, नॉलेज इनोवेशन की बात हुई, फिर अब जो है एक्सप्लोसिव इनोवेशन ऑफ नॉलेज की बात है। तो आपको टीचर्स को अपनी थोड़ी थोड़ी गुण जो उसके अंदर हैं पढ़ाने के अलावा वो भी बच्चों को देने पड़ेंगे, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। और जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो फिर पढ़ाई का जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो एक तरफ की नहीं हो सकती, वन वे प्रोसेस तो नहीं हो सकता है लर्निंग का। और इसमें चैलेंज जो है वो टीचर्स के ऊपर है, और अब तो पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बच्चा घर में भी पढ़ रहा है। घर में पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को टाइम देना ही पड़ेगा, कुछ भी उनकी समस्याएं हों आप समय दीजिए, बच्चे को गाइड कीजिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है। लेकिन उसमें एक ही थोड़ा ड्रॉबैक भी कहूँगा मैं कि बच्चे के बीच और टीचर्स के बीच टेक्नोलॉजी अगर है तो ये बहुत प्रोडक्टिव होगी, लेकिन टीचर का रहना भी जरूरी है। बिना टीचर्स के टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं कर पाएगी। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ है? तकनीक में भी टीचर बिल्कुल अध्यापक की बड़ी भूमिका है, सबसे अहम रोल है। उसके बिना तो सबसे बड़ी भूमिका टीचर के पीछे ही वो पूरा सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है जो काम कर रहा है, वो उस टीचर के जरिए ही डिलीवर कर पा रहा है। और फिर अध्यापक को केवल विज्ञान की तरफ नहीं, उसको सदाचार भी तो सिखाना है, उसको संस्कार भी तो सिखाने हैं। अब ये नहीं है कि हम बच्चे के साथ इतने खुल गए हैं कि बिल्कुल हमको कुछ समझ ही नहीं रहा, नहीं, उसमें शिष्टाचार की भावनाएं भी जरूर लानी है कि अपने से बड़े का सम्मान कैसे होता है, माँ बाप का क्या दर्जा है, गुरु का क्या दर्जा है। गुरु कुमार सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोड़, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, ये भी होता है, ये पुरानी कहावत है। इसके बीच में एक चीज़ बड़ी अच्छी, एक थोड़ा सा मैं, हालांकि एजुकेशन का ही मामला है, ऐसा कुछ नहीं है, कि गैरी कॉस्परोव जो थे वर्ल्ड चैम्पियन थे चेस के, और उनको इतने, वो तो वर्ल्ड चैम्पियन थे, तो बिल गेट ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया ब्लू चिप्स के नाम से। तो उसने कहा कि मैं कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, मतलब एजुकेशन, देखिए उसकी एजुकेशन, उसकी लर्निंग क्या थी बिल गेट की, कि मैं पैसा कमाऊँ, वैसे ही बहुत पैसा था उसके पास। उसने कॉस्परोव को कहा कि भाई, कोरपोरोव को कहा कि चलो भाई, मतलब तुम्हें एक मैच कराता हूँ इस कंप्यूटर से। चैलेंज देखिए कितना था, एक लर्नर है जो बेस्ट लर्नर कोरपोरोव जो था, और उसको ब्लू चिप के साथ उसने मैच करने को कहा। मैच शुरू हुआ, पहली बाजी दोनों ड्रॉ जी, दूसरी बाजी फिर ड्रॉ, तीसरी बाजी फिर ड्रॉ, चौथी बाजी के मतलब थर्ड एंड हाफ में गैरी कॉस्परोव हार गए। तो रिजल्ट आया, वही टेक्नोलॉजी थी सामने, कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया कि ब्लू चिप इज़ द विनर। तो गैरी ने बोला कि नो, ही इज़ नॉट द विनर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बनाया है मशीन को, इसने मुझे नहीं बनाया है, तो आई एम द विनर। जी, विनर तो बिल्कुल। दिस इज द वे द चाइल्ड शुड बी मेड टू लर्न, टू फेस द चैलेंज एंड टू से, टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ सो असर्टिवली। जी, और मुझे लग रहा है आप लोगों से बातचीत करने के लिए काफ़ी कुछ है, मगर एक चीज़ पर मैं ज़रूर आना चाहूँगी और जल्दी से इस बात को आप जवाब दीजिएगा कि भाषा की बात। अब हमने जो भाषा का फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि कई बार होता है कि छोटे बच्चे जो घर में, बिल्कुल शहरों में भी आप देखिए कि वो हिंदी में ही बात करते हैं, स्कूल में अचानक जाकर के उनको इंग्लिश तो समझने में ही छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर दिक्कत था। तो अब ये जो अपनी भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाना है, वो एक तरह से एक ऐतिहासिक किस्म की बात होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, और इसे बहुत सफल होना चाहिए।
मुझे लगता है कि निकट भविष्य में यदि इसे लागू किया जाता है तो इसके बहुत लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने को उसी भाषा में सहज पाता है जो भाषा उसके घर में बोली जाती है, और उसमें वो सवाल भी पूछ सकता है, उसके बिल्कुल, अंदर हाँ, सवाल पैदा होंगे किसी वरना चीज क्लास को में अगर इंग्लिश का माहौल होता है तो बहुत से बच्चे बोल लेते हैं इंग्लिश, लेकिन जो नहीं बोल पाते हैं वो एकदम चुप रह जाते हैं जी। मैंने प्राइवेट स्कूल्स का माहौल देखा है, जो बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते वो दब जाते हैं वहाँ पर। तो यही है कि क्लास को हम कैसे बेहतर, तो ये भी एक बेहतरी का तरीका है बनाएं। जी, जल्दी से इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि बच्चा जो समझता है, वो जो लैंग्वेज बोलता है उससे बहुत कुछ समझ जाता है जी। ये तो एक बहुत मूलभूत बात है। लेकिन उदाहरण मैं ये देता हूँ कि अभी भी हम जब रिजल्ट बनाने बैठते हैं तो वो जो अंक हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही वो बोलते आए हैं। आप ये देखिए, हर टीचर, हमारे साथ केरलाइट भी थे, बाहर के कई थे, तो अपनी लैंग्वेज में काउंट करके वो रिजल्ट तैयार किया करते थे जी। मतलब जो अपनी भाषा है वही मूल है, तो अंत में अंदर से जो भाषा आती है वो आपकी अपनी ही भाषा, जो आपकी वही श्रेष्ठ है, उसी से श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। तो हम बदलाव के दौर में आ गए हैं नई शिक्षा नीति के साथ, और उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर और स्किलफुल, जिसे कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा स्किल्स सीखेंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिक्षक के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा का आधार है, वो एक शिक्षक और विद्यार्थी, और उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो तकनीक से ऊपर कहीं ज़्यादा मिलना, बात करना। और जैसे कि हमारे शिक्षकों ने अभी कहा कि क्लासरूम को बहुत ज़्यादा रचनात्मक होने की ज़रूरत है। बच्चों को खेल खेल में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है। हो सकता है जो बातचीत आप सिर्फ किताब के पन्नों से ना कर पाएँ, वो क्रिकेट से भी आप वो सवाल सुलझा सकते हैं, और इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत है। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।